लास्ट क्लास तक हमने 30 रूल तक पढ़ लिया था. नाउ दीज आर द ऑल द लेफ्ट रूल्स. ठीक है, इतने ही बचे हैं. एंड आफ्टर दिस आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट्स फॉर वर्ब. एंड लास्ट आपका बस एक एडवर्ब बचा है. आफ्टर दैट योर ग्रामर पोर्शन विल बी ऑलमोस्ट फिनिश एंड वी कैन कंटिन्यू विद द सैम्पल क्वेश्चंस. ठीक है, एडवर्ब मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है. एंड देयर इज वन मोर थिंग इज मॉडल वर्ब. ठीक है, आपका ऑक्सिलरी का दो पार्ट था, प्राइमरी एंड मॉडल. तो प्राइमरी वी हैव स्टडीड, मॉडल का कुछ बाकी है. इट विल बी फिनिश्ड इन वन क्लास ओनली. तो लेट्स से आफ्टर नेक्स्ट वीक वी कैन फिनिश अप ऑल द ग्रामर पोर्शंस. स्टडिंग सारा खत्म हो जाएगा. देन उसके बाद वी विल बी up for only solving questions. ठीक है, जो भी सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट इज आपका 31st रूल क्या कह रहा है कि इफ देर इज सम पोर्शन, ठीक है, योर सब्जेक्ट एंड वर्ब आर नॉट लाइक कनेक्टेड टू each other, उनके बीच में अगर कुछ है, ठीक है, that some that is disconnecting your subject and verb is called opposition. Okay, opposition which comes in between your subject and verb. Even if your subject and verb are separated by some part, it it is definitely to follow your rule. ठीक है, आपका जो rule है, that means the subject should be in agreement here with your verb. ये rule नहीं हटना चाहिए. Okay, and if you are like writing something in between your subject and verb, uh, your subject and verb should be in agreement. जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आपका वर्ब लगेगा, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, you my friend are guilty of misconduct. now my friend जो आपका ये phrase बीच में आ रहा है within commas, this phrase is called opposition. एंड यू आपका सब्जेक्ट है. यू के साथ मैंने बताया था कि आर लगता है, जस्ट एज कि आई के साथ एम लगता है हमेशा, यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ इज नहीं लगता है. तो इवन इफ यू आर पुटिंग आर हेयर, इट रिप्रेजेंट्स सिंगुलर ओनली. ठीक है, डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पर आर लगा है सो वी आर यूजिंग प्लूरल. ऐसा नहीं है, इट बिकॉज यू इज यूज्ड हेयर. ठीक है, अगेन यहाँ देखिए, आई मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. दैट मीन्स ये मैनेजर ऑफ दिस कंपनी जो आपका लिखा हुआ है बीच में, इसके बावजूद आपका आई के वजह से ही यहाँ पर वर्ब लगेगा. आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगा. डजंट मैटर व्हाट कम्स इन बिटवीन. ओके, they your students have created a fuss on in the ground. That means your student जो है, that means someone is telling me something about the students that I teach. तो यहाँ पर your students जो है, it is separating your subject and verb. Still इनका agreement जो है, subject verb agreement जो है, that rule is following. they जो है उनके साथ have लगा है. have क्या है आपका? Plural verb है. Okay, so this is how you formulate the sentence. तो कुछ भी आएगा बीच में, whatever comes in between your subject and verb doesn't matter. What matters is कि आपका subject क्या है. ठीक है, first person है, second person है, third person है, या फिर singular है या plural है. These things matter to govern your verb rule. Okay, any doubt in this? No, ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन, आपका 32 रूल जो है, 32nd रूल सेज कि आपका जो प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू योर नाउन्स. ओके, जैसे आपको जिस नाउन के बारे में बताना है, जिस नाउन के बारे में पूछना है, उससे रिलेटेड अगर प्रोनाउंस लगते हैं, उसके रिलेशन में कोई प्रोनाउंस लगते हैं, तो उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से है? who, whom, which and that. Okay, these are relative pronouns. If they are used, ठीक है, either आपका जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्लूरल रहेगा या सिंगुलर रहेगा. तो जिस सब्जेक्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए हु अगर मैंने बोला है, तो वो अगर सिंगुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा. अगर वो एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका वर्ब जो है प्लूरल वर्ब हो जाएगा. ओके,
तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। नाउ हु किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सेंटेंस में हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट मीन इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस? मैम आई को कर रहा है। Yes. आई को कर रहा है, तो आई इज योर सिंगुलर। तो आई सिंगुलर है, दैट मीन्स योर वर्ब शुड बी सिंगुलर। समझ में आ गया? अगेन Yes, यहाँ पर ma'am. देखिए, द बुक दैट इज हेयर इज माइन। द बुक जो है आपका सब्जेक्ट है, दैट है योर रिलेटिव प्रोनाउन, एंड सिंस इट इज सिंगुलर तो यहाँ पर इज लगा है। द वुमेन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई सिस्टर्स। द वुमेन, विमेन है मतलब एक से ज्यादा है। हु इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु जो विमेन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। दे आर प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा है, आर। ओके, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. Okay, then moving on to the next question, next rule. If a sentence compound, that means compound मतलब क्या कि एक से ज्यादा आपका सब्जेक्ट है, वहां पर बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। और अगर दोनों सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट है, दोनों में मान लीजिए एक वर्ब, एक आपका सिंगुलर है, एक आपका प्लूरल है, उसमें से भी जो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक नेगेटिव है। तो ऐसे में आप कैसे समझेंगे कि किस हिसाब से आप वर्ब लगाएं? तो कैसे लगाएंगे वर्ब? जो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, जो सिंगुलर वर्ब है या फिर जो प्लूरल वर्ब है, जो भी पॉजिटिव है, जो भी पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस को, जो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। इफ योर पॉजिटिव वर्ब इज सिंगुलर, if your positive subject is singular, then आप singular verb लगाएंगे. If your positive plural subject लगाएंगे, verb लगाएंगे. Okay, तो it is not the teachers but the principal who decides this issue. यहाँ पर not लगा हुआ है, that means the teachers are negative. The teachers are negative. तो नेगेटिव है तो यू डोंट हैव टू कीप इन माइंड दिस। पॉजिटिव है, उसके हिसाब से यू विल पुट योर वर्ब, ठीक है। द प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज लगा हुआ है। द प्रिंसिपल हु डिसाइड्स दिस इशू। सिंस आपका टीचर्स जो है वो रिप्रेजेंट नेगेटिव कर रहा है, तो इसको आपको छोड़ देना है। The staff members, but not the principal, have decided not to teach on Independence Day. यानी कि स्टाफ मेंबर्स जो हैं आपके, वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट द प्रिंसिपल है, दैट मीन्स प्रिंसिपल आपका नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव के हिसाब से आपने यहाँ पर प्लूरल लगा दिया है वर्ब। एनी डाउट इन दिस? ये समझ में आ गया? No, ma'am. कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो मूविंग ऑन टू द 34th रूल। 34th रूल ये कहता है, अगर आपका ये फ्रेज यूज हो रहा है, मैनी अ, ये सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में। डिस्ट्रीब्यूटिव होने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, मैनी है तो यू नो इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पीपल या मोर देन वन सब्जेक्ट। तो एक से ज्यादा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक बंदा, हर एक मेंबर जो है, मान लीजिए अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो मैनी अ स्टूडेंट अगर मैं बोलती हूँ, तो जितने क्लास के स्टूडेंट हो उनको मैं पर्टिकुलरली, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होने का क्या मतलब है कि एक एक करके मैं सबको बोल रही हूँ, ठीक है। मैं एक साथ भले बोल रही हूँ, बट मैं हर एक स्टूडेंट को ये बात बोलना चाहती हूँ, इसीलिए कंबाइनली बोलने के लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े मुझे, कंबाइन करके इस स्टेटमेंट में मैंने मैनी अ लगा दिया है, ताकि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मेरा जो स्टेटमेंट है वो
हेलो, am I audible? Yes, ma'am. रुचि? Okay, yes. So as I was telling कि आपका यहाँ पर जो मेनी है ये फ्रेज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि जो भी ग्रुप को आप एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटेंस में, उसको आप एक एक करके कोई बात बोलनी है आपको, ठीक है? तो एक एक करके हर एक स्टूडेंट को तो मैं नहीं बोलूंगी, इसीलिए मैंने क्या किया है, एक सेंटेंस बनाया है मेनी का यूज करके, ताकि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि वो सबके लिए है जो भी वहां पर प्रेजेंट है। Many a man have failed to do his duty। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि बहुत सारे जो आदमी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपना काम करने में फेल कर जाते हैं, यानी कि वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब ये तो ऐसा एक स्टेटमेंट है जो किसी एक बंदे को आप बोलते तो नाम लेके बोलते हैं। अब एक से ज्यादा लोग हैं, यानी कि आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कौन लोग अपना काम नहीं कर पा रहे या फेल हो गए हैं काम करने में। तो व्हाट यू हैव डन इज यू आर थ्रोइंग अ नाम लाइक अ रैंडम स्टेटमेंट कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करने में फेल हो जा रहे हैं। अब ये एक रैंडम स्टेटमेंट है, लेकिन जो भी के जिस भी लोगों के बारे में ये बात की जा रही है, उन लोगों के बीच में ये इफेक्ट जो है, मैनी का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स उन सबको ये बात सुनना है, उन सब ने ये बात सुनी है, उन सब पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, मैनी अ गर्ल हैज कम टू विजिट द टेम्पल। बहुत सारे जो लड़कियां हैं वो मंदिर गई थी आज। जैसे मान लीजिए अभी ये पूजा चल रहा है नवरात्रि का, तो बहुत सारी औरतें जाती हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। सब कोई जाता है मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, मैंने मेनी अ गर्ल लगाया। गर्ल आपका तो सिंगुलर हैज भी सिंगुलर है, बट मेनी अ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी लोग वहां पर जा रहे हैं, जो भी लड़कियां वहां पर जा रही हैं मंदिर, उन सब को मैंने एक पर्टिकुलर फ्रेम टाइम में एक एक करके ये सारा स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके बीच में, कि जो भी लोग, जो भी लड़कियां वहां जा रही थी, उन सब के ऊपर ये स्टेटमेंट लागू होगा। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल? Yes, ma'am. ओके, नाउ 35th रूल सेज कि कुछ आपके वर्ब्स होते हैं जिनके आगे आपको एज लगाना पड़ता है टू गिव एन इफेक्ट। ओके, टू गिव एन प्रॉपर मीनिंग टू द सेंटेंस। जैसे रिगार्ड हो गया, सॉरी रिगार्डेड नहीं होगा, रिगार्ड, यस रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, पोर्ट्रे हो गया, डिपिक्ट हो गया, मेंशन हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया। इफ आई एम ट्रीट का क्या मतलब होता है? ट्रीट हैज टू मीनिंग, ठीक है? एक तो आप जो ट्रीट देते हैं दोस्तों को, मान लीजिए इफ यू गेट अ प्लेसमेंट इन योर कंपनी, तो आप उनको फ्रेंड खिलाने ले जाएंगे या मिठाई खिलाएंगे, दैट इज व्हाट द ट्रीट कॉल। और एक मीनिंग होता है ट्रीट का, आप किस तरह लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि आप किस तरह उनसे व्यवहार कर रहे हैं। लाइक अगर आपने ये स्टेटमेंट सुना ही होगा, यू शुड ट्रीट द पुअर विद रिस्पेक्ट, यू शुड ट्रीट द एल्डर्स विद रिस्पेक्ट, राइट? वैसा स्टेटमेंट सुना हो। तो इनके साथ ये सारे जो आपके वर्ब्स हैं, इनके साथ यूजुअली आप सेंटेंस में एज लगाते हैं, जहां पर उसका मीनिंग वैसा होना चाहिए, वेयर यू आर कंपेयरिंग समथिंग। जैसे कि यू ought टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर ब्रदर। ना यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि एक आदमी है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि आपको उसे भाई की तरह मानना चाहिए, ठीक है? दैट मीन्स देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ रिलेशनशिप टू सम पर्सन। जो भी आपका वो पर्सन है, उसको आपको भाई की तरह मानना है। तो यू आर रिगार्डिंग हिम एज योर ब्रदर। ही पोर्ट्रेड हिम एज अ टिपिकल कंट्री फार्मर। अब पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है? पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बताएगा पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट एक तरह से, ठीक है? मान लीजिए कि इट हैज टू मीनिंग्स, ठीक है? एक या तो आप ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए कि आपने किसी का फेस लेके आपने एक ड्राइंग बनाई
और आपने एज अ मतलब मान लीजिए कि एज अ प्रेसिडेंट उसको बनाया, ठीक है, या एज अ आर्मी पर्सन उसको बनाया, उसका फेस लेके आपने एक बॉडी क्या लगा दी आर्मी पर्सन की। तो दैट इज व्हाट पोर्ट्रेट्स मीन, मतलब आपने उसको एक तरह से सोल्जर की तरह पोर्ट्रे किया। एक होता है वर्बल, वर्बल यानी कि मैं उसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ जैसे कि वो कोई जवान है। मैं जैसे मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो अपने कंट्री के लिए इतना कुछ करता है, ही हैज लाइक ही हैज बीन इन दिस बैटल और दैट बैटल। वर्बली किसी को पोर्ट्रे करना एज अ सोल्जर, एंड किसी को पिक्टोरियली डिपिक्ट करना यानी कि पिक्चर के थ्रू बताना कि दे आर अ सोल्जर। दैट इज हाउ यू पोर्ट्रे समवन, ठीक है। वो पोर्ट्रेट अलग होता है। पोर्ट्रेट मतलब क्या कि पिक्चर बनाना किसी की, किसी इंसान की, वो अलग होता है, ठीक है। तो ही पोर्ट्रेड हिम यस एज अ टिपिकल कंट्री फार्मर, मतलब कि उसने एक स्टोरी बनाई एक आदमी के ऊपर और उसे एज अ कंट्री फार्मर बताया, ठीक है। कंट्री फार्मर बताया का क्या मतलब हुआ कि वो सारे काम ऐसे करवा रहा था उससे स्टोरी में जो कंट्री फार्मर करते हैं, ठीक है। जो कंट्री फार्मर के जो काम होते हैं, किसानों के जो काम होते हैं, वो पोर्ट्रे वो उस स्टोरी में उसको वो सारी चीजें करते हुए दिखला रहा था। दैट इज हाउ ही पोर्ट्रेड हिम एज अ टिपिकल कंट्री फार्मर। समझ में आ गया ये सेंटेंस? यस मैम। Someone has defined genius as a definite capacity of infinite capacity of learning। मतलब कि उसने डिफाइन किया है कैसे, जैसे आपने ये चीजें पढ़ी होंगी बचपन में, व्हेन यू आर गिविंग अ डेफिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन जब पढ़ा था तो क्या लिखते थे उसमें फर्स्ट लाइन में? माइटोकॉन्ड्रिया इज डिफाइंड एज, ये चीज लिखते थे ना, याद है? बचपन में आप लिखते थे ये सारी डेफिनेशंस व्हेन यू यूज्ड टू राइट, ठीक है। वो सारी चीजें जो डिफाइंड एज हमेशा लगता था, दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। समझे? तो इस रूल में कोई प्रॉब्लम यस नहीं मैम। किसी को? नो मैम। चलिए, तो नेक्स्ट आपका है वर्ब एज। ये सारे जो वर्ब है, नेम हो गया, कॉल हो गया, टर्म हो गया, थिंक हो गया, कंसिडर हो गया, इन सारों में एज लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस विद दीज फॉर्म, ठीक है, आप किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं कि शी वॉज नेम्ड एज रुचि, राइट? शी वॉज नेम्ड रुचि यानी कि उसका नाम रखा गया था रुचि, आप उसको नेम्ड एज नहीं बोलते हो, ठीक है। तो द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, यहाँ एज नहीं आएगा, नॉमिनेटेड एज नहीं आएगा, नॉमिनेट कर दिया उसने, नॉमिनेटेड इतना बता दिया मतलब उसने नॉमिनेट कर दिया। यू हैव कन्वेड द प्रॉपर मीनिंग। तो द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है उसकी सेक्रेटरी के लिए हरी को उसने नॉमिनेट किया। ओके, आई यस थिंक मैम। हिम एन हाँ, आई थिंक हिम एन इंटेलिजेंट मैन, मतलब मैं सोचती हूँ कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज लगाने की जरूरत नहीं है, वो इंटेलिजेंट आदमी जैसा। अगर मैं एज लगाती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज? इफ यू आर पुटिंग एज, अगर आप लगा रहे हैं सेंटेंस में, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर। एज लगाने का मतलब है कि आप उसमें एज लगाने का मतलब है कि आप उसमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एज मैम वेल आप एज कॉलेज में है जो क्या? होता है, या फिर हाँ बच्चे, मैम क्लास में आ जाइए मैम। बच्चे अब तो आधा क्लास हो गया, अब ऐसे ही कर लो। यस मैम। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो एज आप लगाने का मतलब क्या होता है कि दैट यू आर कंपेयरिंग। तो आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं उसको एक इंटेलिजेंट आदमी की तरह मानती नहीं हूँ, इंटेलिजेंट आदमी मानती हूँ, मतलब वो इंटेलिजेंट है, मैं ये मानती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंटेलिजेंट जैसा है, मैं ये कह रही हूँ कि वो इंटेलिजेंट है। दैट इज वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल। तो यहाँ पर एज इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ सीधा सीधा उसको डायरेक्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ही वाज चोजन एज अ सेक्रेटरी एंड आई नो
दैट ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो जो आदमी है जिसके बारे में यहाँ बात कर रही जा रही है वो इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट जैसा नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। ओके ओके, पवन कृष्णा इज इन योर क्लास, Yes, ma'am. रोल नंबर 17। अच्छा, Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट रूल इज, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एज क्यों नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay, next is 37th rule is more than one, though its sense is necessary plural. More than one का मतलब क्या हुआ? More than one मतलब एक से ज्यादा, तो ये पता ही Yes. चल रहा है कि आपको ये प्लूरल है। ठीक है, बट इसको जब आप सेंटेंस में लगाते हैं तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, इट इज सॉर्ट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्रीटेड एज सॉर्ट ऑफ वन। यानी कि जब आप वन लिखते हैं और जब आप मोर देन वन लिखते हैं, यहाँ पे दोनों का रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेंस जो रहता है वो सेम रहता है। कैसे सेम रहता है? मोर देन वन वर्कर वॉज एबसेंट, मतलब एक से ज्यादा जो वर्कर थे वो एबसेंट थे। Now, why it is taken as a singular subject? सोच के बताइए कि इसको सिंगुलर क्यों लिया गया? अगर एक से ज्यादा वर्कर एब्सेंट थे तो यहाँ मोर देन वन वर्कर was absent. Why it is written worker and was? वर्कर्स और वर्क क्यों नहीं लगा यहाँ पे प्लूरल में? मोर देन वन वर्कर है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा लोग नहीं आए थे, एक से ज्यादा लोग नहीं आए थे। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो एक लोग था, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वन वर्कर वॉज एबसेंट तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? मेनी वर्कर वर एबसेंट, ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। दोनों स्टेटमेंट क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है? जो ये पूरा एक स्टेटमेंट, इस छोटे स्टेटमेंट में जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो मीनिंग उन दोनों स्टेटमेंट्स में कन्वे किया जा रहा है कि वन वर्कर्स वर एब्सेंट और मेनी वर्कर्स वर एब्सेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन वन वर्कर वॉज एब्सेंट, एक से ज्यादा वर्कर एब्सेंट थे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले वर्कर का जो भी एक आदमी था वर्कर, उसके बारे में जो सेंटेंस है और उससे ज्यादा जो लोग एब्सेंट थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन नहीं है, मोर देन वन देन कब लगता है? कंपैरिजन होता है जब आपका। लेकिन मोर देन वन जो है यहाँ पर एक फ्रेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक से ज्यादा लोग नहीं आए थे, ठीक है। एक से ज्यादा लोग, आप हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको वहां पर लोग लगे हुए हैं, यानी कि एक ही सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। एक से ज्यादा लोग नहीं आए थे। मोर देन वन वर्कर्स was absent, sorry, worker were was absent। तो more than one student was killed। यहाँ पर एक से ज्यादा की बात की जा रही है, यानी कि एक आगे बढ़ा सकते हैं, एक से दो आगे बढ़ा सकते हैं, एक से तीन आगे बढ़ा सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट वो एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है। पर इस फ्रेज को जब आप यूज करेंगे तो इसका कंबाइंड जो इफेक्ट पड़ता है वो वैसा ही पड़ेगा जब आप वन यूज करते हैं, ठीक है। वन यूज करने का मतलब क्या हुआ? वन वर्कर वॉज एब्सेंट, वन स्टूडेंट वॉज किल्ड। इसका जो इफेक्ट है स्टेटमेंट में वो सेम इफेक्ट पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग मोर देन वन फ्रेज। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज किल्ड, ठीक है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया या मैं और एग्जाम्पल दूं? मैम ये तो समझ में आ गया। रुचि, इसको समझ में आ गया ये कि नहीं आया? यस मैम। चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट आपका ये है कि अगर आपका ये कंस्ट्रक्शन रहे, सेम कंस्ट्रक्शन है ऊपर में, मोर देन वन वाला जो कंस्ट्रक्शन है या जो फ्रेज है उसमें मोर के आगे आपने एक नाउन लगा दिया, ठीक है, कोई भी एक नाउन लगा दिया, तब क्या हो जाएगा? तब ये जो स्टेटमेंट है या जो ये फ्रेज है ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इफ यू आर पुटिंग अ नाउन इन बिटवीन दिस फ्रेज तो ये वन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, और नहीं करेगा दैट मीन्स एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट?
एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है सब्जेक्ट में, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सूची? मैम एक से जब ज्यादा हो जाएगा तो? हाँ, देखिए मोर देन वन जो था वो तो वन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दैट मीन्स एक ही सिंगुलर ले लिया हमने क्योंकि वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जब मोर देन वन होगा, यानी कि नाउन के आगे मोर देन के बीच में आपने एक नाउन लगा दिया, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन। इस स्ट्रक्चर को आप इसके कंपैरिजन नहीं कर सकते, वन के कंपैरिजन नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ? एक से ज्यादा हुआ। एक से ज्यादा हुआ तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक से ज्यादा हुआ तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा ना आपका, अगर एक से ज्यादा हो रहा है तो। यस मैम। मोर सब्जेक्ट देन वन प्लूरल हो जो जाएगा। है, मोर देन वन, हाँ, मोर देन वन जो है वो ऑलरेडी आपको बता रहा था कि वो प्लूरल फॉर्म में है। बट यहाँ पर मोर देन वन कह रहा है कि एक वन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो करता है स्टेटमेंट में, तो आप इसको सिंगुलर ले रहे थे स्ट्रक्चर में। बट मोर के बीच में, मोर और देन के बीच में आपने यहाँ पर नाउन लगा दिया। दैट मीन्स मोर बुक देन वन हैव बीन परचेज्ड बाय हर। यहाँ इससे पर सब्जेक्ट हैव प्लूरल बीन हो लगने का जाएगा। कारण यही, हाँ, हैव बीन लगने का कारण यही है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ले लिया हमने। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन दी पार्टी। ठीक है, एक से ज्यादा लड़कियां प्रेजेंट थी पार्टी में, एक से ज्यादा किताबें उसने खरीदी। दिस इज व्हाट द रूल इज। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। यस मैम। मैम इसमें यही होगा ना, जो मतलब सब्जेक्ट होगा प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल रहेगा। हाँ बच्चे, अगर, हाँ, अगर मोर देन वन लिखा हुआ है, सिर्फ मोर देन वन लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप उसको वन लेंगे यानी सिंगुलर लेंगे। अगर मोर और देन के बीच में कोई नाउन लगा हुआ है तो आप उसको प्लूरल लेंगे, यानी कि आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ओके मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल सेज कि आप अगर द फॉलोइंग, यानी कि आपका जो फ्रेज है द फॉलोइंग लगे सेंटेंस में, या द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का क्या मतलब होता है? अंडरसाइंड का क्या मतलब होता है? तुम लोग बड़ा बड़ा देख के ना वर्ड बहुत ज्यादा डर जाते हो, इसको डाइसेक्ट करके सोचो, अंडरसाइंड मतलब क्या? जब आप लेटर लिखते हैं तो सबसे नीचे में क्या करते हैं? सिग्नेचर। हाँ, तो अंडरसाइंड यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके नीचे क्या, किसने साइन किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग, दोज पीपल आर रिप्रेजेंटेटिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अंडरसाइंड का मतलब कि उस स्टेटमेंट के नीचे जिन लोगों ने साइन किया है, दे आर सेइंग दो स्टेटमेंट और दे आर रिप्रेजेंटिंग दो स्टेटमेंट। समझ में आया? तो अगर आपके सेंटेंस में द फॉलोइंग है या द अंडरसाइंड है, तो आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये वर्ब आपका प्लूरल लगेगा। अगर सब्जेक्ट और या नाउन जो है आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? आइटम्स के प्राइजेस की बात की जा रही है, मतलब एक से ज्यादा आइटम है, और प्राइजेस मतलब 1 रुपया नहीं है, एक से ज्यादा है, प्राइजेस है सब के। तो एक से ज्यादा आइटम्स हैं तो आर आ गया आपका। ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लग गया। वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्टेड द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। यानी कि ये जो अंडरसाइंड लोग हैं, XYZ है या PQS जो भी हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किसी को इनविटेशन भेजा है, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि वी द अंडरसाइंड, यानी कि हम लोगों ने, जो दोनों ने साइन किया है, आपको अपनी कंपनी के लिए, यानी कि आपको आने के लिए बुलाया है। ठीक है, समझ में आया?
यस मैम। यहाँ पर योर कंपनी जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर नहीं कर रहा है। कंपनी मतलब साथ में आने के लिए, ठीक है। प्लेजर ऑफ योर कंपनी मतलब आप आए हमारे साथ बैठ के बात करें, दैट इज व्हाट कंपनी रिप्रेजेंट। यहाँ पर कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मत समझ लेना, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं मांग रहा है, वो कंपनी मांग रहा है, यानी कि आगे बस बैठ के बात करें। So the following is the summary of the discussion held in meeting. Now summary is singular, your subject is singular, तो verb भी आपका singular. Any problem in this? No, ma'am. नो मैम। चलिए, then last is your when you are using, ये क्यों नहीं, अच्छा ये इतना ही है। हाँ, तो जब आप लैंग्वेज और पीपल, यानी कि अगर आप इंडियन हिंदी हमारी भाषा है, राइट, तो आप इंडियन लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडियन पीपल जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, कहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कि चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, नाउ सॉरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो चाइनीज जो है वो एक ही लैंग्वेज है, यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द चाइनीज आर फ्रेंडली, यानी कि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द चाइनीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज को या पीपल को। इस स्टेटमेंट में द चाइनीज लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइनीज लैंग्वेज या चाइनीज पीपल। Language, ma'am. बच्चे लैंग्वेज कैसे करेगा, Chinese language is a singular subject, and if your subject is singular, तो यहाँ पर singular verb होना चाहिए। इस स्टेट हाँ, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में the Chinese is representing the people of China, ठीक है, जो लोग हैं चाइना के वो फ्रेंडली हैं। लैंग्वेज इज नॉट फ्रेंडली, लैंग्वेज कैन बी यूजर फ्रेंडली, लैंग्वेज इज नॉट फ्रेंडली, लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो लैंग्वेज इज डिफिकल्ट क्यों होता है, बिकॉज लैंग्वेज एक ही बार में एक ही की बात कर रहे हैं, किसी एक लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। द चाइनीज आर फ्रेंडली, इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल लगा है, मतलब एक से ज्यादा, चाइनीज थोड़ी लैंग्वेज एक से ज्यादा होगी, चाइनीज लैंग्वेज तो एक ही है, पीपल एक से ज्यादा है, तो द चाइनीज रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ चाइना। फ्रेंच इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज है दैट इज स्पोकन इन मेनी कंट्री। सिंस लैंग्वेज इज सिंगुलर, तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाया है। द फ्रेंच मेक गुड वाइन्स, दैट मीन्स द पीपल ऑफ फ्रेंच मेक गुड वाइन्स। समझ में आया ये वाला। यस मैम। इफ आई एम टेलिंग अबाउट द, हाँ, अगर मैं इंडियन लोगों के बारे में बात करूं, तो द इंडियंस थिंक दैट गेस्ट आर गॉड, द इंडियंस थिंक दैट द गेस्ट आर गॉड। थिंक है वहां पर, दैट मीन्स आपने सिंगुलर नहीं लगाया, प्लूरल लगाया, तो वहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि द इंडियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है, द इंडियन लैंग्वेज इज लैंग्वेज को वेरी कर इजी रहे टू, हाँ, द इंडियन लैंग्वेज इज वेरी इजी। तो लैंग्वेज क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है। नाउ ही कुड बी प्लूरल है। टॉकिंग अबाउट हिंदी, हाँ, नहीं नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया में, तो कौन सी लैंग्वेज के बारे में वो बात कर रहा है, बिकॉज इफ अ फॉरेनर इज स्टेटिंग दिस स्टेटमेंट, उनके लिए इंडियन लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है। एंड इफ एन इंडियन इज टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, तो उसको पता है कि इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, तो दे विल नॉट मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट सिंगुलर, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है इफ यू आर राइटिंग ऑन योर ओन। अगर आप इंडियन लैंग्वेज के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पर ये रूल मत लगा देना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। अगर आप हिंदी के बारे में लिख रहे हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में लिख रहे हैं, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अंडरस्टूड। यस मैम। कोई डाउट नहीं इसमें, दीज आर ऑल द रूल्स। आई विल बी सेंडिंग दिस फाइल टू यू। मैंने पुरानी वाली फाइल भेज दी है, लेट मी कंफर्म। रूल्स की कितनी फाइल्स आपके पास गई हैं, वर्ब रूल्स की कितनी फाइल्स आपके पास गई हैं, 1 to 10 गया होगा, 10 11 to 20 या 20 to 30 आपके पास गया है या नहीं।
check and send me a text if there is no file. I will send all the verb rules to you and go through the file. जो भी डाउट मैम है नहीं आई नेक्स्ट है। क्लास में आप पूछिए. ओके देन आई विल सेंड इट टुडे. जो भी वर्ब रूल की फाइल्स है वो सारी भेजूंगी. जो भी है आपके पास आप रखिए, पढ़िए. जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एडवर्ब. Side by side, I'll give you a worksheet